Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is Hindu and Indian Express, right? तो दोनों न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है उसकी जो टॉपिक है उसकी जो थीम है उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका मेंस और प्रीलिम्स में दोनों में हेल्पफुल हो सके, राइट? चलिए आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं. And before I begin, I would like to list down the topics that we'll be discussing. Today is 6th of June. These are the list of topics. A gender gap in the job losses. India-China talks. Draft rules on the drones. India and UN Security Council. And pharmaceutical sectors. और इसके अलावा कुछ MCQs के सवाल होंगे वीडियो के एंड में और एक्सप्लेनेशन भी मैं जो कल के जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे उसके आंसर भी बताऊंगा. तो वीडियो के अंत तक बने रहें. So the first topic is gender gap and the job losses. This is from the Indian Express. So many of you have asked in the comment section कि सर न्यूज़ की क्लिपिंग कौन से न्यूज़पेपर से है, तो मैं ये आपको स्टार्टिंग में ये लोगो लगा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो. So this is from Indian Express, right? And talking about the relevance of this editorial, this article, this would be relevant for your general studies paper 2 and paper 3. दोनों जगह पे ये important है. Fine? तो देखते हैं क्या क्या बातें की गई है यहाँ पे. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे आपको पता है कि जो जेंडर गैप आया, जो जॉब लॉसेस हुई है वो लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है. एंड द जॉब लॉस एज रिजल्टेड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड वुमेन आर द मोस्ट वनरेबल एज कम्पेयर टू मेन. जो सोशियो इकोनॉमिकली अगर डायमेंशन से बात करें, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसमें जो कास्ट के लेवल पे भी काफ़ी डिस्पैरिटी देखी गई है. ऐसे लोग जो कि बेसिकली लोअर क्लास से आते हैं, लोअर कास्ट से आते हैं, वो ज़्यादा डिसएडवांटेज है कंपेयर टू द अपर कास्टेस क्लास पीपल. ना कुछ सिचुएशन है, कुछ सीरियस इम्पैक्ट है वुमेन्स के लेकर के. तो ग्लोबली अगर बात करें तो वुमेन्स आर लाइकली टू बी मोर वनरेबल एंड लॉजिंग देयर जॉब एज कंपेयर टू मैन. और उसके अलावा इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने अभी तक का जो सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वो लगाया. विश्व में इस तरह की पूरे वर्ल्ड में, टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, नो कंट्री हैज़ सच बेसिकली सच a strict lockdown. India is the only country in the world जिन्होंने करीब ऑलमोस्ट दैट हैज़ बिन कंटिन्यूटेड 5th of week स्ट्रांगली और उसके बाद अनलॉकिंग चल रही है. स्टिल वी आर इन द फेज ऑफ लॉकडाउन. दिस रिजल्टेड इन द नियर कंप्लीट शटडाउन ऑफ द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे अप्रैल के बाद से बहुत सारी चीज़ें ठप हैं. ऑलमोस्ट जब से लॉकडाउन हुई है, वी आर जस्ट 24th of March, उसके बाद से सारी चीज़ें स्टॉप है. Now the obvious effect of the lockdown was a massive increase in the unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है. जो हमारे MSME है, क्योंकि MSME एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारे महिलाएं का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो दिस सेक्टर इज़ अगेन एम्प्लॉइंग अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर. तो सब जगह गिरावट देखने के बाद हुआ क्या कि अगेन देयर इज़ अ कंप्लीट लॉस विच इज़ बिंग विटनेसिंग. कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे है, इनके मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके मेंस में भी आपको कोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ को भी ज़रूर यहाँ पे बताएं. अकॉर्डिंग टू द सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन सर्वे, उसके मुताबिक जो सर्वे है कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे, उन्होंने बताया है कि मार्च 2019 और मार्च 2020 तक एक साल में जितने लोग एम्प्लॉयड हुए थे उनकी जो नंबर है दैट वाज ओवर 403 मिलियंस, राइट. और सिर्फ अप्रैल 2020 में ये जो नंबर है ये कम डाउन करके आ गई है 282 में, राइट, 282 मिलियन. सो दिस इज द फिगर विच यू कैन सी. एंड ऑलमोस्ट अगर रफली बात करें जो ड्रॉप की तो 30% का ड्रॉप देखने को मिला है. दिस इज क्लोज टू 30%. और रिसर्च है एक सिटी बैंक के, उनके मुताबिक ये कहना है कि जो 220 मिलियन वुमेन जो एम्प्लॉयड थी सेक्टर में, उनका बहुत ज़्यादा ये वनरेबल है कि वो जॉब कट में उनको जॉब कट देखने को मिलेगा. So this 220 number of women would be vulnerable to the job cuts. Now अगर जेंडर एंड कास्ट डिस्पैरिटी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया अपर क्लास एंड लोअर क्लासेस में, तो कंपैरिजन की गई है. स्टडीज़ ने रिवील किया है कि जेंडर और कास्ट डिस्पैरिटी भी है लॉस में. तो बेसिकली मैंने आपको बताया जैसे वुमेन हैज़ मोर सफर्ड. उसके बाद जो दलित के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है कंपेयर टू द अपर कास्ट पीपल्स. एंड वाइल वुमेन एंड दलित हैव सफर द डिसप्रपोर्शनेट मोर जॉब लॉस. इन दोनों कैटेगरी में ज़्यादा जॉब लॉस देखने को मिली है, राइट. now बढ़ते हैं अपने अलग टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इंडिया चाइना टॉक. अभी रिसेंट में जो बेसिकली लद्दाख वाले रीजन्स में बहुत सारी परेशानी के बाद देयर इज़ फाइनल सेटलमेंट विच इज़ देयर इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल.
तो इसमें जो बातें की गई है, और बात करें इस तरह के आर्टिकल की रेलेवेंस की, तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 जहाँ पे सीधा आईआर का जो सवाल है वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया है कि देयर वुड बी अ टॉक दैट वुड बी वेरी पीसफुल टॉक होगी, जहाँ पे उसके बाद रिजोल्यूशन वुड बी डिसाइडेड कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो फिनांस मिनिस्टर बेसिकली फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल की टॉक्स हुई है, जहाँ पे रिव्यूड की गई है जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। एंड इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड कि जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की जो टॉक है वो एक कंसेंसस बिल्ड करेगी ताकि पीसफुल चीज़ों को हैंडल किया जा सके, राइट। जो डिस्प्यूट है दैट वुड बी हैंडल वेरी पीसफुली। And this is the highest level diplomatic engagement since the tension of between the line of actual control has erupted in month of May। तो मई में ये चीज़ें देखने को मिली थी, उस टाइम पे हमने इसको कवर भी किया है। अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपने इस न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में देखा होगा, राइट। तो दिस इज़ वॉट द टेंशन हाउ इट हैज़ एक्सकलेटेड ना। अगर बात करें आउटकम्स की, तो आउटकम क्या है स्टॉक्स की, तो बेसिकली दोनों साइड से, इंडिया के साइड से भी, टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड चाइना, तो दोनों साइड से डिफरेंसेस अपीयर हुई थी। तो ये मुद्दा बनाया गया कि ठीक है, विल कमिंग टू अ पीसफुल रिजोल्यूशन, राइट, एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर सेंसिटिविटीज़, जो उनके सेंसिटिव कंसर्न्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड बोथ साइड हैव रिव्यूड देयर बायलैटरल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग द करंट डेवलपमेंट्स, राइट। एंड मिलिट्री लेवल टॉक होनी है, आज के डेट में शेड्यूल्ड है, सैटरडे है, तो आज ये शेड्यूल्ड है, जो लेफ्टिनेंट जनरल है उन लेवल पे मिलिट्री लेवल की टॉक्स होनी है फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। नाउ आगे बढ़ते हैं, ड्राफ्ट रूल ऑन ड्रोन। इस पे आपने पहले भी मेरे जो PRS वाले सीरीज़ हैं उसमें आपने इसको मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया था, तो जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको इसके बारे में क्लैरिटी होगी। तो कुछ इसमें चेंजेस लाए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में क्या है। और बात करें इसकी रेलेवेंस की, तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है उन्होंने कुछ रिवाइज्ड ड्राफ्ट किया है प्रपोजल ड्रोन्स को लेकर के, जहाँ पे प्रोहिबिट की है ड्रोन्स फॉर डिलीवरी। बात ये कही गई थी जिस तरह से ऊबर ईट्स बोल करके है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में डिलीवरी देती है, पर इंडिया में स्टिल इट्स नॉट देयर। अब ऊबर ईट्स को जोमेटो के साथ मर्ज कर दिया गया है इंडिया के ऑपरेशंस में, वर्ल्ड वाइड नहीं, सिर्फ इंडिया में, राइट। तो सेंटर हैज़ प्रोहिबिटेड द कैरेज ऑफ पेलोड्स एज वेल एज ड्रॉपिंग ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, जिसको UAV भी कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफाई किया था रूल को। ये बेसिकली ये जो रूल थी जून 2 को नोटिफाइड की गई थी कि भाई जो इंपोर्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑनगोइंग ड्रोन्स हैं, उन पे पब्लिक सजेशंस के लिए अभी भी दे हैव आस्क्ड द कमेंट्स। तो रूल 36 और 38 है, ये ज़रूर आप याद रखना, क्योंकि अगर आप कोड करना चाहें मेंस में तो ज़रूर कोड करें, प्रीलिम्स में शायद इससे सवाल ना पूछे जाएँ, पर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 36 और 38 जो रूल है मिनिस्ट्री के ड्राफ्ट की, उसमें ये बताया गया है कि नो अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट शैल कैरी एनी पेलोड्स अनलेस स्पेसिफिक बाय द DCGA, जो हमारा डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जब तक DG के परमिशंस नहीं होगी तो वो नहीं कैरी कर सकते। और DCGA एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है, सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करती है। तो इसके ऑफिस के बारे में भी आप देख लेना, कई एग्जाम्स में इसके ऑफिस के जो पावर्स हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। एंड द रूल्स दैट एट द टाइम जो DCGA ने परमिशन दिया है, जो फूड स्टार्टअप है, जैसे जोमेटो मैंने आपको बताया, स्विगी है, ऑल्टो ऊबर जो है उसके साथ मर्ज कर गई है जोमेटो के साथ, तो दे हैव अलाउड टू कंडक्ट द ट्रायल। ठीक है, ट्रायल के लिए उनको बोला गया है कि आप ट्रायल करो, लेट्स सी कि हाउ थिंग्स वर्क, बिकॉज देयर आर सम अदर सिक्योरिटी कंसर्न विच इज़ देयर, राइट। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे काम की जाएगी। नाउ इंडिया एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, नो गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, एंड द टॉपिक रेलेवेंट इज जनरल स्टडीज़ पेपर 2। पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। Now India has prioritized its campaign to secure the non-permanent seat in the Security Council during the election। जो इलेक्शन है वो शेड्यूल है 17 जून को, राइट। और अहेड ऑफ शेड्यूल जो UN सिक्योरिटी सीट है वह इंडिया ने अपने कैंपेन ब्रोशर्स लॉन्च किए हैं, एंड इट हैज़ बिन लॉन्ग ड्यूड। इंडिया के लिए ज़रूरत है कि भाई जो सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो हमारी परमानेंट मेंबरशिप है वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। So India was set to elect the 2-year term और सिक्योरिटी काउंसिल में आफ्टर द गैप ऑफ ऑलमोस्ट अ डीके, अपनी 10 साल के बाद इंडिया विल बी रिप्रेजेंटिंग हियर। नाउ द ओवरऑल ऑब्जेक्शन की अगर बात करें तो इंडिया टेन्योर इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल वुड बी अचीव्ड बाय NORMS, जिसको कहते हैं न्यू ओरिएंट फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। तो ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है,
प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कुछ की प्रायोरिटी सेट की गई है। तो इंडिया ने कुछ सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अपनी प्रायोरिटी जो सेट की है कि एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स होनी चाहिए जो इंटरनेशनल टेररिज्म को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, फर्स्ट। सेकेंड इज रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म इन रिफ्लेक्टिंग द कंटेम्प्रेरी रियलिटीज, दिस इज द सेकेंड विच इंडिया प्रायोरिटी इज कंसर्न। Third is comprehensive approaches in the peaceful and security. So there need to be have a comprehensive approach in terms of peaceful and security. Or committed to the international law and streaming of the UN peacekeeping. Because UN peacekeeping force की बात करें तो इंडिया की काफ़ी लंबे टाइम से कमिटमेंट है और हम आधे समय तक बहुत कंट्रीज़ में peacekeeping force चलती आ रही है. And promoting technology with human touch. So these are some of the key area and priority which India has highlighted. नाउ इंडिया ने कुछ एक स्पेसिफिकली अप्रोच रखा है, इंडिया की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ गाइडेड 5 FS रखे हैं, बेसिकली 5 S हैं। तो उसमें पहला S है दैट इज सम्मान, दैट इज रिस्पेक्ट। उसके बाद संवाद, दैट इज डायलॉग। सहयोग, कॉपरेशन। शांति, दैट इज पीस। एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट द कंडीशन फॉर यूनिवर्सल समृद्धि, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। तो ये वाली चीज़ें आप ऐसे में भी यूज़ कर पाओगे। दिस अगेन कैन बी हेल्पफुल फॉर योर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे में भी जब आप लिखें इस तरह की चीज़ों को ज़रूर कोट करें। नाउ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता दूं। बेसिकली ये एक यूएन फोर्स एट यूएन सिक्योरिटी डिसाइडेड बाय यूएनएससी, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, द यूके, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। और कुछ बातें रिफॉर्म को लेकर के जो की गई है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर होनी चाहिए और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वोटिंग राइट पे उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए कि एक कंट्री के पास कितनी वोटिंग राइट होगी, राइट। और चाइना एंड रशिया ने सीरिया पे काफ़ी वीटोड किया। फिर यूएस हैज़ यूज्ड इज वीटो इन 42 टाइम्स इन इजराइल इन 1972। Palestine has not been the member of UN and peaceful member required the UNSC approval. And China has blocked UN Taiwan membership and not recognizing the Taiwan sovereignty in the country. So this is how the things have been taken place. और जो कुछ क्रिटिसिज्म है यूएन स्ट्रक्चर की कि परमानेंट मेंबर के जो सिस्टम है उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको वीटो राइट एंड वीक पावर रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू द स्मॉल मेंबर कंट्रीज, राइट। तो इंडिया अगर यूएनएससी में सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आने वाले समय में एक परमानेंट मेंबर बनती है तो दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। और इस पे काफ़ी एनालिटिकल सवाल यूपीएससी ने मेंस में ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो आपकी एक ओपिनियन बननी बहुत ज़रूरी है इस तरह के सवाल पे, ताकि कल के अगर क्वेश्चन आए तो आप एनालाइज कर पाएँ उस सवाल को, राइट। ना मूविंग अहेड, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इस तरह के आर्टिकल आपको आज के हिंदू में मिल जाएंगे। बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स में क्या रिवैम्प होनी चाहिए, किस तरह से फंड होनी चाहिए, क्या इनोवेटर्स का रोल है, उसके बारे में थोड़ी जिक्र है, क्योंकि कोविड-19 के बाद R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है उस पर जोर काफ़ी ज़्यादा है। तो मेडिसिन आर अमंग द ह्यूमैनिटी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि अभी भी बात ये की जा रही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है कोविड-19 की तो हमें बेसिकली किसी भी पूरे विश्व को इट वुड बी वेरी टफ फॉर द कंट्री, फॉर एंटायर वर्ल्ड टू गेट एंड सेटल डाउन, राइट। सो वी नीड द वैक्सीन फॉर इट। सो ग्लोबल मार्केट फार्मास्यूटिकल हैज़ करेंटली वर्थ ऑफ 110 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है और वर्ल्ड प्रोडक्ट की अगर बात करें ग्रॉस प्रोडक्ट की तो 1.7% सिर्फ मेडिसिन प्रोडक्शन से। And roughly 55% of the global pharmaceutical spending, that is 60 lakh crore, is for the brand name which is typically under the patent. Fine. और अगर वर्केबल आइडिया की बात करें तो एक हेल्थ इम्पैक्ट फंड कैन बिकम एन अल्टरनेटिव की बात की गई है जो फार्मास्यूटिकल इनोवेशंस को प्रमोट करेगी। एंड इंडिया में अगर बात करें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली है दैट इज़ फॉर न्यू मेडिसिन इज़ एट मच लोअर और सिमिलरली अनफोर्डेबल फॉर द मोस्ट सिटीजन। आपको मैंने कल भी बताया था कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सम ऑफ द जेनरिक ड्रग्स, राइट। जैसे हमारी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन है और बेसिकली क्लोरोक्विन की जो टैबलेट्स हैं उसमें इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर्स, राइट। उसके बाद R&D की बात करें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो इनोवेशन शुड बी मोटिवेटेड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द लार्ज मार्कअप ट्रेंड इन द नेग्लेक्ट डिजीज सफर्ड मिलेड बाय द पुअर। तो जो भी गरीब लोग हैं सबसे ज़्यादा उनको ही आउट ऑफ द पॉकेट खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में जो स्पेंडिंग की अगर बात करें GDP की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 1.23 के आसपास है, राइट, नॉट मोर देन दिस। और इसको बात की गई है कि बढ़ा करके 4 से 5% करने की ज़रूरत है, बट देखना होगा कि सरकार इसको कैसे आगे लेकर के चलती है।
और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है दैट इज द न्यू मेडिसिन ट्रेंड्स टू बी द हाई, क्वाइट हाई, राइट। और रिवार्ड की बात करें, रिवार्ड फॉर द डेवलपमेंट इन प्रोवाइडिंग द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो दैट इज पुअरली कोरिलेटेड विद द थ्योरेटिक वैल्यूज। सो देयर नीड टू बी अ रिवार्ड अगर कोई इस तरह से रिसर्च होती है, क्योंकि फंडिंग इशू सबसे ज़्यादा है। जो R&D में सबसे ज़्यादा इशूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द फंडिंग। लोगों के फर्स्ट फंड नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, तो यहाँ पे रिवॉर्ड देने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और प्रमोशंस मिले और दे कैन फर्दर कंडक्ट एनी अदर ट्रायल्स एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। ना फंडिंग इशू जैसे मैं आपको बताया, तो फंड स्टार्ट विद अ लिटिल ऑफ 20,000 करोड़ के आसपास से स्टार्ट कर सकते हैं पर एनम, एंड दीज माइट अट्रैक्ट 10 to 12 मेडिसिन। अगर ये हो तो इस तरह के 10 से 12 मेडिसिन हर साल कुछ नए डिजीज को लेकर के इनोवेट हो सकते हैं, बन सकते हैं। एंड रजिस्टर्ड प्रोडक्ट वुड बी देन समवेयर क्लोज टू 17 to 20 करोड़ ऑन एन एवरेज। और लॉन्ग टर्म फंडिंग की बात करें तो फंड माइट कम विद द विलिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करना चाहती है, चाहे वो PPP मॉडल पे हो, क्योंकि यहाँ पे PPP मॉडल जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके थ्रू अगर आगे बढ़ा जाए तो पूरी जो नेशनल ग्रॉस इनकम है उसमें भी इसकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, राइट। नाउ मैं आपको ये बता दूं कि हमने न्यू जो एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के लिए। तो टेलीग्राम चैनल पे स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। हर सुबह यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट होती है और आपको अपने आंसर 6 PM तक पोस्ट करने हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ चेक कर लें और पार्टिसिपेट करें। नाउ कमिंग टू द आंसर ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चंस, कल के जो MCQs के सवाल थे उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम MCQs की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला सवाल था अर्थ आवर को लेकर के, उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ B। और अर्थ आवर्स इज ऑब्जर्व ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च एवरी ईयर, एंड अर्थ आवर्स स्टार्टेड इन 2007 बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, अगर इसकी आंसर की बात करें तो इसकी आंसर है B। और 6th century BC मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू रिलीजियस सोशल मूवमेंट, जो गैंजेटिक वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेर द पार्ट ऑफ द शर्मन ट्रेडिशंस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ कमिंग टू द टुडेज MCQs, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द करंट अफेयर। यू हैव टू टेल मी कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रिलेटेड टू द टेक फॉर ट्राइबल। इट इज एन इनिशिएटिव बाय TRDF सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, और इट टेंड टू इम्पैक्ट द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स टू द ट्राइबल फॉरेस्ट। तो इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो आप बताइए, A, B, C या फिर D। सो वॉट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और जो सेकंड है ये आपके स्टैटिक ज्योग्राफी से है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ, meteorites are found in the orbit of the Mars and Jupiter, and asteroids are the small piece of rock which moves around the sun. So which among the following is correct, A, B, C और D? And this question has been taken from NCERT। तो जितने भी सवाल हैं सब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स लिए जाते हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन में ज़्यादा बेनिफिट हो सके, राइट। तो आंसर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, बिकॉज अभी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। UPSC ने 4 अक्टूबर के लिए डेट डिसाइड किया है, तो आप उसी क्रम पे अपने बेसिकली MCQs के जो लेवल है या रिवीजन है उसको बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ एनालिसिस देखें ताकि आपका बेनिफिट हो सके, राइट। और आप हमारे मेगा वेबिनार में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि कल के लिए शेड्यूल है, राइट। यहाँ पे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो उड़ीसा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, उन दोनों के लिए है। डेट सेम है 7 जून, टाइमिंग डिफरेंस है 3 PM और 6 PM में। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें जहाँ पे मैंने ज़्यादा जानकारी दी हुई है। And if you like this video, do not forget to give your thumbs up, सब्सक्राइब आवर Aptiplex Academy for Civil Services। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई भी कंपाइलेशंस हो PRS PIB की, सारी चीज़ें आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि सारा बेनिफिट्स आप ले पाएँ, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.